हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था और हमने यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई थी कि टेम्परेचर को नापने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स थे, हमने उन स्केल के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो उम, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो लेक्चर समझ में आया होगा और अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो आप कमेंट में बता देंगे। आज हम लोग जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, यानी कि टेम्परेचर स्केल के बारे में। और फिर हम लोग ये करेंगे कि उसमें उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। तो जैसे हमने बताया था, हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोगों ने हमारी प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमें ये तो समझ में आ रहा था कि टेम्परेचर एक हॉटनेस और कोल्डनेस का फीलिंग है, लेकिन हमें ये समस्या आ रही थी कि कोई चीज़ को हम कह रहे थे कि वो ज़्यादा हॉट है या वो ज़्यादा या कम हॉट है, या कोई चीज़ ज़्यादा कोल्ड है या कम कोल्ड है। तो हमको ज़्यादा हॉट या कम हॉट बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें एक नंबर चाहिए होगा और वो नंबर से हम बता पाएंगे एग्जैक्टली कि कोई चीज़ कितनी टेम्परेचर पे है। तो उसके लिए हमें एक मेज़रमेंट की ज़रूरत थी और वो मेज़रमेंट किससे हो रहा था? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर हमने किस तरीके से बनाए थे? हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था थर्मोमीटर बनाने के लिए जो टेम्परेचर के साथ एक लीनियर तरीके से बदलती हो। तो हमने एग्जांपल दिया था कि मरकरी थर्मोमीटर में जो मरकरी है उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक समान रूप से परिवर्तित होता है, तो इसलिए हमने उसको इस्तेमाल किया था। हमारे पास और भी बहुत सारे थर्मोमीटर है, जैसे कि रेजिस्टेंस वाला थर्मामीटर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी चेंज होता है कंडक्टर का, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मामीटर के तरीके से। और हमारे पास एक कांस्टेंट गैस थर्मामीटर भी होता है। तो इस तरीके के कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि कितने तरीके के स्केल होते हैं और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो हमने बताया था कि 4 तरीके के स्केल होते हैं। पहला स्केल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटीग्रेड स्केल, और इसमें जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और जो टॉप पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। दूसरा हमने देखा था जो केल्विन था, इसका जो लोअर पॉइंट होता है वो 273.15 डिग्री केल्विन पे होता है और यहाँ पे 373.15 डिग्री केल्विन पे होता है। उसके बाद तीसरा स्केल था हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास लोअर पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है और जो टॉप पॉइंट होता है, यानी कि ये क्या है, ये अलग अलग स्केल में ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये 32 डिग्री पे हो गया, ये हो गया हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तीसरा स्केल हमारा था र्यूमर स्केल, जिसको हम लोग बोलते थे, उसका ये 0 डिग्री र्यूमर पे था। र्यूमर की स्पेलिंग है हमारी RUMER, और ये होता है हमारा 80 डिग्री र्यूमर पे। ये हम लोगों ने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, हमने रिलेशन भी निकाल के दिखाया था डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में या फ़ारेनहाइट में हमने रिलेशन निकाल के गया था। उसी सेम तरीके से जो हमारा रिलेशन निकलेगा बाकी सबके लिए निकलेगा। तो अब हम डायरेक्ट इसका रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में लिख के दिखाया था, तो अब हमें उसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं और पिछला लेक्चर देख के उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट रिलेशन लिख रहे हैं, वो क्या है, सी मतलब सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डिवाइड बाई हमारे पास 5 और F माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ठीक, इज इक्वल टू K माइनस 273.15 डिवाइड बाई 5 और R R अपॉन 4। ये हमारे पास रिलेशन है। आपको जिसमें रिलेशन चाहिए आप वो इस्तेमाल कर लोगे। जैसे मान लीजिए आपको केल्विन में, आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चाहिए तो आप इन दोनों को इस्तेमाल कर लो। आपको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए तो आप ये वाला इस्तेमाल कर लो। इसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमको ये समझ में आए कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। देखिए, ये एक सबसे आसान तरीका है कि जैसे ही हमने थ्योरी पढ़ी तुरंत हम उसका कुछ न्यूमेरिकल कर लें। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे, क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट रीडिंग द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट scale will show equal marking. At what reading the Celsius and Fahrenheit will be equal. क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर की किस वैल्यू के लिए फ़ारेनहाइट पे जो रीडिंग दिख रही होगी वो और जो सेल्सियस पे जो रीडिंग दिख रही होगी वो दोनों सेम होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एट व्हाट रीडिंग द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल बी इक्वल, मतलब हमारे पास दो स्केल थे, एक था हमारे पास डिग्री सेल्सियस का और एक था डिग्री फ़ारेनहाइट का। हम ये पूछ रहे हैं कि किस टेम्परेचर की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की रीडिंग एक जैसी दिख रही होगी हमें, मतलब उनका दोनों का स्केल एक बराबर होगा, ठीक है। तो हमें सीधे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशन से निकलेगा, ठीक है। चलो, तो पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो, तो रिलेशन क्या था, C/5 F माइनस 32/9, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन था। अब क्वेश्चन ये था कि किस वैल्यू पे दोनों की रीडिंग इक्वल होगी। तो यानी कि जो ये क्या है, ये सेल्सियस में रीडिंग है और ये क्या है, फ़ारेनहाइट में रीडिंग है। तो माना सपोज एट T रीडिंग इन बोथ स्केल विल बी सेम। ठीक ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C की जगह भी T रख देना है और F की जगह भी T रख देना है, ठीक। तो अब हम क्या पता चला, T/5 इज इक्वल टू T माइनस 32/9, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हुआ 9T और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5T और ये हो जाएगा 32 × 5, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, हमने कर लिया। अब देखो, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ मैं, इसको इधर ले आओ, तो 9T माइनस 5T इज इक्वल टू माइनस 32 × 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 5 गया तो बचा 4T और माइनस 32 × 5, 4 से इसको हमने कट कर दिया, 8 आया और 8×5 = 40, तो T का जो वैल्यू आया वो आया -40, यानी कि T इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों पे दोनों स्केल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था और आसान था। अब मैंने आपको बता ही दिया कि जिसमें रिलेशन कह रहा है उसी रिलेशन को आप निकाल लो, ठीक। चलिए और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, जो ड्राई आइस होता है
ड्राई आइस होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो होता है -77 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हम तो सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, लेट अस से कि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन के बीच कन्वर्जन कैसे होगा। हमें पता है कि रिलेशन क्या है, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 डिवाइड बाई 5। मैंने आपसे कहा था कि जिन जिन के बीच रिलेशन होगा उन दो वैल्यू को हम लोग उठा लेंगे, ठीक। अब 5 से 5 कट गया, तो C इज इक्वल टू आया K माइनस 273.5, तो K इज इक्वल टू हो गया C प्लस 273.5, ठीक है। C की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, -77 डिग्री केल्विन बाई डिग्री सेंटीग्रेड, तो -77 डिग्री प्लस 273.15, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 273.15 और इसमें से 77 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये तो हो गया 15, 13 में से 7 गए 6 और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 7 नहीं जा सकता तो 16 होगा, 16 और 9 और 7 16 होता है, और ये हो गया, ठीक है 15, 7 और 6 13, 9 7 16 और 1 17 और 1 18, ठीक 196.15। तो जो केल्विन में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 196.15 डिग्री, यानी कि जो ड्राई आइस है उसका जो टेम्परेचर है वो -77 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 196.15 डिग्री केल्विन है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप पे जाते हैं हम, और दूसरा स्टेप क्या है कि हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन फिर से अभी लिखे थे, फिर से लिख देते हैं। ये हो जाएगा -F-32/9, सी की वैल्यू कितनी है -77 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F-32/9। इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हुआ 7 9 सत्ते 63 का 3, हाथ से लगा चीन 9 सत्ते 63 और 3 59, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ, तो ये हुआ 5F माइनस 3 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 16, ठीक है। अब नंबर एक तरफ ले आओ, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास जाएगा 5F इज इक्वल टू -693 प्लस 160, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 इसमें से गया तो 3 आया, 9 में से 6 गया तो 3 आया, 6 में से 1 गया तो 5 आया, ठीक। 5F इज इक्वल टू इतना, ठीक। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हुआ 5 एकम 5, अब ये तुरंत तो इसमें जाएगा नहीं तो 0, ठीक। आसान तरीके से इसको कर लो, 5 5 3 3, 5 एकम 5 0 3 जाएगा नहीं तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, सॉरी, ठीक। और ये उतार लो, सॉरी, ये हो गया 0, ये 3 आया, यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 3 लिख लो, 5 6 30 हो गया। अब दशमलव लगेगा और ये हो जाएगा 30, 5 6 30, ठीक है। 5 6 30, 5 6 30 का 0, यहाँ से लगाएंगे 5 6 30 और 3 33 का 3, यहाँ से लगाएंगे 3 5 5, ठीक है। तो हमारे पास जो F का वैल्यू आया वो आया -106.6, और ये किस में आया, फ़ारेनहाइट। तो आप देख रहे हो कि जो कन्वर्जन है वो बहुत ही आसान है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हम लोग बात करने वाले थे अपने थर्मोडायनामिक्स के बारे में, और वो क्या है? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट, अब देखो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए क्या है कि पहले कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हो तो उसको बताना पड़ता है कि ये तुम्हारा क्लासरूम है, ये तुम्हारा वॉशरूम है, ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है। इस तरीके से, इसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स को के बारे में बात करने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए जिनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिनको हमें पहले समझना पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए। ठीक, तो पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ है हमारे पास थर्मोडायनामिकल सिस्टम। फिर से एक बार बता देता हूँ कि अब मतलब हम थर्मोडायनामिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा रुक के समझेंगे। पहले हम ये समझ लें कि उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। जैसे आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो तो अल्फ़ाबेट से सीधे लेटर नहीं बनाने लग जाते हो आप। ठीक, आप या वर्ड बनाने नहीं लग जाते हो। आप पहले पढ़ते हो, अच्छा ए ऐसे, ए है ऐसे लिखते हैं इसको, बड़े ए को ऐसे लिखते हैं, छोटे ए को ऐसे लिखते हैं, पहले वो समझना। तो थर्मोडायनामिक्स की एबीसीडी भी यही। पहले थर्मोडायनामिक्स में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है उनका इस्तेमाल, उनको हम समझ लें, जान लें, टर्मिनोलॉजी को समझ लें और जान लें। तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या है कि एनीथिंग एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन is called thermodynamical system. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की अंडर कंसीडरेशन? फॉर एग्जाम्पल, आप एक जग है, उस जग में पानी भरा हुआ है। अब आप पानी को ऑब्जर्व कर रहे हो, पानी को स्टडी कर रहे हो, तो जो जग में अंदर जो पानी है वो आपका सिस्टम हो गया। अगर आप जग को स्टडी कर रहे हो तो जग आपका सिस्टम हो गया। ठीक, आपके पास एक एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कोई, ये सिलेंडर बंद है और इसके अंदर एक गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, और इस गैस को आप स्टडी कर रहे हो, तो ये जो गैस होगी वही आपका सिस्टम हो जाएगा। तो एक लाइन में ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वही हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम हो जाएगा। ठीक, और वो कुछ भी हो सकता है। टायर में हवा भरने वाला पंप भी हो सकता है, ये फैन जो लगा हुआ है ये फैन भी हो सकता है। टायर आपका जब फटा और टायर के अंदर की जो हवा है उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो भी हमारा सिस्टम हो सकता है। टायर भी हमारा एक सिस्टम हो सकता है। ठीक, तो जो भी जिसके बारे में भी हम बात करना शुरू करेंगे वही हमारा सिस्टम होगा। ठीक, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिकल सिस्टम। अच्छा, फिर दूसरी चीज होती है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होती है? ठीक, आपने देखा अभी एक चीज होती है थर्मोडायनामिकल सिस्टम, तो सराउंडिंग क्या होती है? एनीथिंग other than system is called surrounding। मतलब जो आपने स्टडी आप कर रहे हो, उस स्टडी में जो भी चीज़ है वो हो गई आपकी सिस्टम, और उसके बाद जो भी है, फूल, पत्ते, आकाश, हवा, जमीन, सब सराउंडिंग हो गया। ठीक, तो जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये गैस भरी हुई है। ठीक, तो ये गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो गैस जो हो गई हमारी सिस्टम हो गई। ठीक, और उसके बाहर में जो भी है, जितना भी है, ये सब हो गया हमारे पास सराउंडिंग। ठीक है,
तो मोस्टली हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होंगी, एक सिस्टम होगा और एक हमारे पास सराउंडिंग होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास सिस्टम होते हैं और कितने तरीके उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक ठीक। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम्स। तो हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, तो एक हो गया हमारे पास ओपन सिस्टम, एक हो गया हमारे पास क्लोज सिस्टम, एक हो गया हमारे पास एक हो गया हमारे पास थर्मली आइसोलेटेड, और फिर हो गया हमारे पास एक कंप्लीटली आइसोलेटेड। ठीक, अब इनमें क्या क्या चेंज होगा, देखो एक तो चीज़ है हमारे पास क्या, मास, यहाँ पे मास, और यहाँ पे हीट, और यहाँ पे वर्क। तो अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम में मास चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी भरा हुआ रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही रखा रहने दो आप, तो आप देखोगे कि अ, थोड़े दिन बाद या थोड़े एक दिन में, गर्मी के दिनों में तो एक दिन में ही आप देखोगे उसमें से पानी कम हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो निकल के जा रहे हैं। ठीक, अच्छा अच्छा, ऑब्वियसली ये बाहर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में है, तो ये हीट भी ले रहा होगा क्योंकि इसके टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। ठीक, तो इसमें ओपन में मास चेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, और वर्क भी हो सकता है। जो पार्टिकल्स जो हैं वो उसके सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको जाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, वही इसका वर्क डन होगा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास चेंज नहीं होगा, मतलब यही ग्लास है, बस तुमने इसे ढक दिया। आप घर पे इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हो। आप क्या करो, दो ग्लास ले लो, दोनों में एक समान रूप से पानी भर दो, और कांच के गिलास लेना जिससे कि आपको दिखता रहे। अगर आपके पास कांच का गिलास नहीं है तो पेप्सी की दो बोतल है, उन्हें काट लो। ठीक, और उसमें सेम ऊंचाई तक आप पानी भर लो, फिर एक को ढक दो और एक को बिना ढके रखो, तो आप देखोगे जिसको आप ढक रहे हैं उसमें पानी का स्तर जो है लगभग बना हुआ है, और जो खुला हुआ है उसमें वो पानी कम होता जा रहा है। तो अच्छा, ये ये सरफेस इसका हीट एक्सचेंज कर सकता है। देखिए, मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ आपको समझाया जा रहा है कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, और कुछ वर्क हो सकता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकती है और वर्क हो सकता है। थर्मली आइसोलेटेड में क्या होगा, आपका मास एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज भी नहीं होगी। मतलब जैसे ही आपने उसको किसी लकड़ी के डब्बे में बंद कर दिया, तो अब वो बाहर से ना हीट ले पाएगा ना उसको हीट दे पाएगा। लेकिन हाँ, उसके सरफेस से कुछ पार्टिकल हैं अभी भी बाहर निकल रहे होंगे क्योंकि वो एक किसी टेम्परेचर पे है। तो ये हमारे पास बर्डन हो सकता है। और कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा उसमें ना तो मास होगा, ना तो हीट एक्सचेंज होगी, और ना ही कोई वर्क होगा। लेकिन जब आप किसी बुक को खोलोगे तो उसमें आपको तीन ही तरीके के सिस्टम दिखाएगा। एक दिखाएगा आपको ओपन सिस्टम, दूसरा दिखाएगा क्लोज सिस्टम, और तीसरा दिखाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो थर्मली आइसोलेटेड है वो एक स्पेशल टाइप की चीज़ जो है उसमें हमने ऐड की है। ठीक, बट मोस्टली आपको ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम ही दिखाएगा। तो ओपन सिस्टम वो हुए जिसमें मास का एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, वर्क डन हो सकता है। क्लोज सिस्टम वो हुए जिसमें मास का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज और वर्क डन हो सकता है। तीसरी चीज हुई आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास का एक्सचेंज होगा, ना हीट का एक्सचेंज होगा, और ना वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे पास सिस्टम हो गए।
ठीक। नेक्स्ट चीज है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं थर्मल कांटेक्ट। फिर एक बार बता दूं आपको कि ये सिर्फ चीजें इसलिए बताई जा रही हैं जिससे कि आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले उसकी सारी एबीसीडी पता चल जाए। आपको याद होगा कि जब पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जैसे जाड़े के दिन में या गर्मी के दिन में आप जब रेलिंग छूते हो लोहे की तो आपको ठंडा या गर्म महसूस होता है, लेकिन उस सेम समय में चाहे गर्मी का ले लो या चाहे आप जाड़े का समय ले लो, उस समय अगर आप लकड़ी को छूते हो तो आपको ठंडा या गर्म महसूस नहीं होता, आपको वो हमेशा एक जैसे महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है थर्मल कांटेक्ट की वजह से। ठीक, तो दो तरीके के थर्मल कांटेक्ट होते हैं, एक होते हैं एडियाबेटिक और दूसरे होते हैं डायाथर्मिक। एक होता है एडियाबेटिक और दूसरे होते हैं डायाथर्मिक। ये क्या होते हैं? अगर एडियाबेटिक कांटेक्ट है तो उसमें हीट एक्सचेंज नहीं है, ठीक, तो नो हीट एक्सचेंज। मतलब भले ही टेम्परेचर का डिफरेंस रहे लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगी। आपको याद होगा कि पहले केस में पहले हम ये बता रहे थे कि अगर दो चीज़ों में टेम्परेचर डिफरेंस है तो उसमें हीट एक्सचेंज होगी, ठीक, लेकिन हमने उसी समय ये भी कहा था कि हमें लकड़ी के केस में अलग महसूस होता है। तो अगर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट है वो एडियाबेटिक टाइप का है तो उस समय हमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक। तो ये मत सोचना आप कि जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट एक्सचेंज होनी ही चाहिए, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कॉन्टैक्ट कैसा है। और डायाथर्मिक है तो हीट एक्सचेंज होगा इसमें, ठीक, जैसे लोहे के केस में हो रहा था, ठीक। तो ये हमारे पास दो तरीके के थर्मल कॉन्टैक्ट हो गए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर नहीं हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे और उस कमेंट को देख के फिर मैं आपको एक क्लास और लेके आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो ये जो सारी चीज़ें आपको बार बार वीडियो में जाके नहीं देखनी पड़ेंगी। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप वापस जाके देख सकते हो, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में रहेंगी तो उसको देखते ही आपको याद आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहले हम लोग बात करते करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसको अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। देखिए मैकेनिक्स की बात तभी आती है। तो इसमें दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल। ठीक, तो आपको पता है कि किसी चीज को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है और किसी चीज को घुमाने के लिए हमें एक टॉर्क या बल आघूर्ण की जरूरत होती है, ठीक। तो अगर कोई चीज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो रहा होगा? तो ये हो रहा होगा कि उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देख लो, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये रुका हुआ है, क्योंकि इस पे ऊपर जितनी की तरफ जितना इसका वेट नीचे की तरफ लगा हुआ है, जितना फोर्स नीचे की तरफ लगा है वेट की वजह से, उतना ही रिएक्शन मेरे हाथ से इस पे ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं हाथ हटा दूंगा तो ये नीचे जाने लगेगा, या ऊपर धक्का दे दूंगा
मेरा रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। और दूसरा हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी चीज पे लगने वाला कुल बल आघूर्ण जीरो होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, फिर से याद करो कि किसी चीज को चलाने के लिए, ऐसे चलाने के लिए हमें बल की जरूरत होती है और किसी चीज को घुमाने के लिए हमें आघूर्ण की जरूरत होती है। तो ये ऐसे घूम रहा है, अगर मैं इस पे ऐसे लगा रहा हूँ तो ये ऐसे घूम रहा है, और अगर इस पे लगा रहा हूँ तो ये ऐसे घूम रहा है। मान लो कि मैं किसी तरीके से इस पे, ये मेरा ये ऐसे करके था और मैं ऐसे घुमा रहा था तो ऐसे घूम रहा था, और ऐसे घुमा रहा था तो ऐसे घूम रहा था। अब मैंने इधर ऐसे लगाया तो ये घूमने की कोशिश करा, लेकिन इधर से भी बल लगा दिया मैंने, तो इस पे जो लगने वाला जो नेट आघूर्ण है वो जीरो हो गया, तो ये घूम नहीं पा रहा है, ठीक। तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो होगा या तो, या फिर नेट टॉर्क जीरो होगा। और हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जिसमें नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों जीरो, ठीक। एक और बात याद रखने की है कि जब हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पैरामीटर फिक्स हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है वो, या जीरो हो जा रहा है, नेट जीरो हो जा रहा है। ध्यान रखना, नेट जीरो हो जा रहा है। नेट का मतलब, जीरो होने का मतलब है कि जितने भी उस पर फोर्स लग रहा है उन सबका वेक्टर सम जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो हो जा रहा है, नेट फोर्स, और इसके लिए जो नेट रोटेशन के लिए जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसके लिए नेट टॉर्क जीरो हो जा रहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड सम ऑफ द, नहीं ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो कोई एक पैरामीटर है जो हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जांपल हो सकता है, ये हमारे पास एक एक चेम्बर है, इसमें हमारे पास यहाँ पे एक एक दीवार है जो इधर उधर मूव कर सकती है, ठीक। इसमें कुछ गैस भरी हुई है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है। यहाँ का प्रेशर मान लो P2 है और यहाँ का प्रेशर मान लो P1 है, और P1 का मान अगर P2 से बड़ा है तो क्या होगा, ये प्रेशर इस दीवार को थोड़ा थोड़ा इधर धक्का देने लगेगा, ठीक है। जब धक्का देने लगेगा तो ये दीवार इस तरफ मूव होने लगेगी। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने अपने घर में कई बार, आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा। जैसे आपको साइकिल में हवा भरने वाला पिस्टन होता है, उसको दबाओ, छोड़ोगे तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है। तो क्योंकि इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर कम है, तो ये धीरे धीरे इधर घूमने लगेगा और एक टाइम आएगा कि ये एक जगह आके रुक जाएगा। और जब ये रुक जाएगा तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे। जब तक ये प्रेशर बराबर नहीं होगा तब तक वो दीवार मूव करती रहेगी, ठीक। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन देखी होंगी, जिसे इस तरीके की रिएक्शन देखी होंगी कि जो ए और बी को जब हमने रिएक्शन कराया तो उनसे सी और डी मिला, लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि ए और बी के मिलने से सी और डी मिल रहा है, उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन को आप लोग जो है कह देते हो कि भाई ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो एक ही दिशा में हो रही है, ठीक। इसके अलावा आपने कुछ ऐसी रिएक्शन भी देखी होंगी कि P प्लस क्यू आर प्लस एस, इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि शुरुआत में हमारे पास सिर्फ P और Q थे, तो जब हमारे पास सिर्फ P और Q थे तो P और Q को जोड़ने पर, रिएक्शन कराने पर हमारा R और S बना। लेकिन शुरुआत में हमारे पास सिर्फ P और Q ही थे, तो P और Q ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करके R और S बना देते, यानी कि शुरुआत में R और S की वैल्यू बहुत कम थी, इसके बहुत कम मॉलिक्यूल थे। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, P और Q से कुछ R और S बन गए और R और S ने मिल के फिर वापस P और Q को बनाना शुरू कर दिया।
यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन सिर्फ एक दिशा में हो रही थी, ऊपर A प्लस डी मिलकर C प्लस डी बना रहे थे, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन पहले P प्लस क्यू से R प्लस एस बना रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो R प्लस एस से A प्लस बी भी बनाने लगा। अब और क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में P और Q के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, R और S कम है, तो पहले बहुत सारा तेजी से रिएक्शन P प्लस क्यू से R प्लस एस की तरफ हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके मॉलिक्यूल भी बनने लगे होंगे, अब इधर से रिएक्शन भी होना शुरू हो गया होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इसके 50 मॉलिक्यूल P और Q के जुड़ के उन्होंने R और S बनाया, ठीक उसी समय 50 मॉलिक्यूल R और S के जो भी प्रोपोर्शन में वो मिल रहे होंगे, मिल के वो P प्लस क्यू बनाएंगे। तो अगर आप किसी भी समय में आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ना तो P और Q की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और ना R और S की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो आप बोलोगे लग रहा है रिएक्शन रुक गई, बट एक्चुअली रिएक्शन रुकी नहीं है। हो ये रहा है कि एक टाइम पे जितने P और Q मिलके R और S बना रहे हैं, उसी समय में ठीक उसी समय में R और S के भी कुछ मिलके उतने ही P और Q बना देते हैं जितने पहले इस्तेमाल हुए थे। तो आपको देखने में लगेगा कि P और Q और R और S की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके के इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस ले लें हम, और आयोडीन गैसियस फॉर्म में ले लें, ये मिलके दोनों हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे गैसियस फॉर्म में। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसी के हिसाब से हमारे पास N2 नाइट्रोजन है हमारे पास गैसियस फॉर्म में, और O2 है, और ये हमारे पास 2NO को बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे अच्छा, तो फिर क्या सीखा हमने, हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ का प्रेशर बराबर होता है थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में। जब एग्जैक्ट मैकेनिक्स की बात करोगे आप, तो आप कहोगे कि या तो टॉर्क टोटल जीरो हो जाएगा, या टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, या दोनों जीरो हो जाएंगे। और तो कहना ये चाह रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हमारे पास कोई सिस्टम है और वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, तो दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, वो कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होगी, उसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, तीसरा हो गया हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक लॉ भी है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक छोटी छोटी चीजों को समझ लें। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, ये A है और ये B है, इसका टेम्परेचर T1 था और इसका टेम्परेचर T2 था, वो दोनों एक डायाथर्मिक बॉल से जुड़े हुए हैं। किससे, डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का क्या मतलब हो गया, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज हो जाए। अगर इसके बीच एडियाबैटिक वॉल होती तो वो केस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस केस की जिस केस में हमारे पास वो दोनों एक दूसरे से डायाथर्मिक वॉल से जुड़े हुए। आपने नोटिस किया कि जब हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था तो प्रेशर इक्वल हुआ था, जब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम था तो दोनों तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई थी। ठीक, इसी तरीके से जब थर्मल इक्विलिब्रियम में दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, उनको हम अगर डायाथर्मिक बॉल से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, जिस तरफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से हीट दूसरी तरफ धीरे धीरे जाने लगेगी। ये एग्जाम्पल भी आपने कई बार अपने घर में किया है। आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लो, थोड़ा सा ठंडा पानी ले लो, ठंडे पानी और गर्म पानी को मिला दो, तो क्या होगा, ठंडे पानी जब आप मिला दोगे तो ठंडे पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और गर्म पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे करने लगेगा। आप ये रोज करते हो अपने घर में, जब आप सुबह में जाड़े के टाइम पे नहाने की कोशिश करते हो। ठीक, तो आप ठंडा पानी लेते हो और उसमें फिर पहले गर्म पानी लेते हो, गर्म पानी में ठंडा पानी आप मिलाते हो, तो ठंडे पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और गर्म पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे घटता है। एक टाइम ऐसा आता है, अगर आप उसको सफिशिएंट टाइम के लिए रख दो, तो एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे और ये हीट जो है, कुछ एनर्जी इधर से इधर एक्सचेंज होने लगेगी, जाने लगेगी, और एक टाइम आएगा जब दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था, याद रखिए थर्मोडायनामिक सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रेशर इक्वल हुआ था। जब
केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था तो दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर हो गई थी या दोनों तरफ की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई थी। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, तब दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है हर इक्विलिब्रियम में एक पैरामीटर होगा जो फिक्स हो जाएगा, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम चल रहा है। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक होता है, तो अगर आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप सिंपल जवाब दे सकते हो कि इक्विलिब्रियम कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उस जो भी सिस्टम है उस सिस्टम का कोई एक पैरामीटर फिक्स हो गया होता है। ठीक। अब वो मैकेनिकल सिस्टम है तो उसमें प्रेशर इक्वल हो गया होगा, अगर केमिकल सिस्टम है तो कंसंट्रेशन फिक्स इक्वल हो गया होगा, थर्मल सिस्टम है तो उसका टेम्परेचर फिक्स हो गया होगा। ठीक। इसके बाद एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक ये क्या होता है? ये ऐसा ये ऐसा इक्विलिब्रियम है। याद रखिए थर्मल इक्विलिब्रियम था जिससे पहले पढ़ा था, अब पढ़ा रहे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिस्टम हमारा उसमें तीनों होगा, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। ठीक। हमने अभी अपने मतलब की चीजें जो है उनको पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे हम केमिकल पोटेंशियल होता है और भी बहुत सारी चीज होती है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हमें इमीडिएट जरूरत है कि अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो उसका प्रेशर कांस्टेंट हो गया होगा दोनों हर तरफ का, उसका कंसंट्रेशन फिक्स हो गया होगा हर तरफ का, और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो वो टेम्परेचर फिक्स हो गया। यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है द इक्विलिब्रियम है, अगर वो है तो सारे बाकी के पैरामीटर फिक्स हो रखे होंगे। ये हो सकता है कि कोई चीज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ना हो लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें हमेशा एक साथ ही हो, लेकिन अगर तीनों एक साथ होंगी तो उस केस में उस इक्विलिब्रियम को हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो हम उसको यहीं स्टॉप करते हैं, और इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे, कुछ और पैरामीटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। मैंने आपसे जैसा कहा था कि मैं इस कोर्स को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, और उसका कारण यही है कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ डिटेल में समझ में आए। मैं बिल्कुल जल्दी के चक्कर में नहीं हूँ, मैं इस चक्कर में हूँ कि हम एक बढ़िया कोर्स डेवलप करें, और बढ़िया कोर्स डेवलप करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डेप्थ में हो जाएगी। ठीक है। तो आपका जो भी कमेंट हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, वो आप कमेंट में लिखते हैं। और मैंने कहा था कि एक ग्रुप बनाया जा सकता है जिस ग्रुप में हम लोग ये देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कुछ कमेंट नहीं किया, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उसी से हमारा कोर्स एक बेहतर दिशा में जा पाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।